Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter 11, that is life in water. In the previous part, we talked about some animals and plants which live in water and they are having specific characteristic, and this part 2 we are going to talk about the adaptation process or अडेप्टेशन। तो बच्चों कक्षा 5 की ईवीएस में हम हमारा 11वां अध्याय पढ़ रहे थे जल में जीवन, और इस अध्याय का पहला भाग हम समझ चुके थे और आज दूसरा भाग हम शुरू करने जा रहे हैं और दूसरे भाग में हम जानेंगे अनुकूलन के बारे में। पहले भाग में हमने बात करी कि कुछ ऐसे जलीय जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण जल में रह पाते हैं, और आज हम उनके अनुकूलन को समझेंगे। अडेप्टेशन या अनुकूलन क्या है उसकी बात करेंगे। सी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग to the surroundings in which they live, and this is known as adaptation. So first of all, you need to understand that what adaptation is, and for that simply you have to remind that thing that all the plants and animals, they develop some physical characteristics according to the surroundings or according to the environment in which they are living, and this process is known as adaptation. तो बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना है कि अडेप्टेशन या अनुकूलन होता क्या है। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी पौधे या जीव जंतु हैं वो अपने वातावरण के अनुसार अपनी जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो रखते हैं, अपने शरीर, उनका जो शरीर है वो उसी वातावरण के अनुसार ढल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन ग्रीन algae at those places in your nearby area where the water remains accumulated. So simply you must have seen this thing that green algae is found in the places in any area where water is accumulated. So this is an example of adaptation actually. तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कई बार आपने देखा होगा हरे रंग के शैवालों को उगते हुए, या वहाँ आपने पाया होगा कहाँ, ऐसी जगह जहाँ पर कि पानी इकट्ठा रहता है, लंबे समय तक अगर पानी रहता है तो आपको एक हरी हरी सी परत नज़र आती है, और वो ही ग्रीन एल्गी होता है या हरा शैवाल होता है। और वास्तव में वो जो रुका हुआ पानी है उस पानी पर आसानी से ग्रीन एल्गी अक्यूमुलेट हो जाता है, या वहाँ पर वो आसानी से अपना जीवन शुरू कर पाता है। नाउ here is a picture of an aquatic plant. This is very beautiful, and this is lotus plant. You must remember that lotus is an aquatic plant. It is found in water, or it is generally found in the ponds, rivers, etc. It is very common in some ponds. तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो कमल का पौधा है ये एक जलीय पौधा होता है, कमल जल में ही उगते हैं, और आप कोशिश करना कि अपने आसपास कोई तालाब हो और उस तालाब में आप देखें तो हो सकता है वहाँ आपको कमल के पौधे दिख जाएं। Now you must have seen a water reservoir. Many types of plants grow in that water. So you must have seen some water reservoir. I have already asked you to observe around you about some water reservoir. तो बच्चों आपने कोई ना कोई जल का भंडारण का स्रोत देखा होगा। आपको हमने पिछले अध्यायों में भी कहा था कि आपके आसपास कोई तालाब हो, झील हो, नदी हो, वो आपको देखनी है, या कोई कुआं हो तो कोई बावड़ी हो, तो आप वहाँ देखेंगे कि उस पानी में, उस जल में कई सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स या पौधे उग जाते हैं। नाउ सम ऑफ देम रिमेन completely submerged in water. Some plants get half submerged, but their leaves float on the surface of water. So out of those plants which are aquatic plants, some generally are found completely submerged in the water, while some are found half submerged. So the plants which are half submerged, their leaves float on the water surface, and that is quite special to observe. तो बच्चों आपको देखना है कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें से भी
कुछ पौधे जो होते हैं वो पूरी तरीके से पानी के अंदर ही उगते हैं, जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो आधे ही पानी में डूबे रहते हैं, यानी उनका नीचे का हिस्सा तो पानी में डूबा रहता है लेकिन उनका ऊपरी हिस्सा जैसे कि उनकी पत्तियां आदि जो हैं वो पानी के ऊपर नज़र आती हैं. Now some of the plants also grow in flowing water and some grow in stagnant water. So out of all the aquatic plants, some plants grow on stagnant water and some plants can grow on flowing water only. So that is also according to the adaptation of those plants. तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि सारे जलीय पौधों में से भी कुछ पौधे तो सिर्फ रुके हुए पानी में उगते हैं, जो पानी ठहरा हुआ है जिसमें बहाव नहीं है उस पानी में उगते हैं, जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो बहते हुए पानी में ही उगते हैं, वो रुके हुए पानी में नहीं उगते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन पौधों की अनुकूलन की विशेषताओं के कारण ही होता है. Now here is an aquatic plant again and this is Acornia plant. Now this Acornia is commonly called Jalkumbhi. So this is a plant which is generally found in stagnant water. तो ये एक ऐसा पौधा है जो जलीय पौधा है और अक्सर ये रुके हुए पानी में उगता है. तो जलकुंभी नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो you have to talk to your parents and elders that what is jalkumbhi, or if that is available in nearby area you can see that or observe that. Now see, there are two questions about this Acornia plant. Let's see and try to answer this. Now, if the entire pond gets covered with Acornia plant, then what will happen? Now, you have to just suppose this situation that in a pond in an area, the entire pond gets covered with this plant, that is Acornia plant, then what will happen in that case? तो बच्चों आपको सोचना है कि एक तालाब में अगर सिर्फ जलकुंभी ही पूरे तालाब को ढक लेती है, इतनी ज़्यादा जलकुंभी उग जाती है कि वो पूरे तालाब में नज़र आ रही है, तो क्या होगा? So you have to assume this situation and try to think about the answer. So I can give you a hint that the other plants will survive or not, or other animals will get oxygen from where? So you need to remember that in that case the other plants and animals are having some harmful effects on them. And the second thing is, what difficulties will the other aquatic animals and plants have if there is more growth of Acornia? So if there is more or higher growth of Acornia in any pond, then the other aquatic animals and plants will not be able to survive in that pond. तो बच्चों यहाँ इन प्रश्नों से सिर्फ आपको इतना समझना है कि अखानिया या जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा होता है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, और जिस पॉन्ड में, जिस तालाब में ये पौधा उगता है वहाँ अक्सर यदि इसको हटाया नहीं जाता तो ये बहुत तेजी से पूरे तालाब को ढक लेता है, और उस स्थिति में जो अन्य जलीय पौधे और जंतु हैं उनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी उनके लिए नुकसानदेह होता है. जब ये पूरे पॉन्ड को ढक लेता है, पूरे तालाब को ढक लेता है, तो उनके लिए सूरज की जो रोशनी है वो प्राप्त करना और ऑक्सीजन को प्राप्त कर पाना या जो एयर है उसको प्राप्त करना आसान नहीं होता है. नाउ सी, the Acornia plant spreads very fast in the ponds or lakes etc. on its own without growing and covers the water surface of the entire pond. So I already told you that this plant actually grows very fast and it actually grows on its own, and if it starts growing in any lake or pond, then it doesn't stop till it is removed through some method, and in this manner it actually covers the entire surface of that water body. तो ये जो जलकुंभी का पौधा है बहुत तेजी से बढ़ता है, ये अपने आप उगने लगता है और फिर एक बार जब ये बढ़ना शुरू होता है तो आसानी से नहीं रुकता है. तो इसे हमें समय रहते हटा देना चाहिए, नहीं तो ये पूरे उस तालाब या झील की जो पूरी सतह है उसको
कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है. Now therefore it is necessary to remove it from time to time. So we need to be careful about the growth of Acarnia and it is necessary to remove this plant from time to time. तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इस जलकुंभी के जो बढ़ने की प्रक्रिया है उससे जागरूक रहना चाहिए और यदि हमें किसी भी जल के स्रोत में नज़र आती है तो हमें इसे समय रहते जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए. So students, this was all about this chapter. So what we learnt in this chapter, let's see. Now first thing, aquatic plants live in water. Yes, you remember this thing that aquatic plants are those plants which live in water. तो हमने सीखा कि जलीय जो पौधे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पानी में ही रहते हैं. Now the aquatic plants and animals respire in water only. So this is also important that these animals and plants which live in water have the ability to respire in the water only. तो ये जो पौधे हैं, ये जो जीव जंतु हैं जो जलीय होते हैं या जल में रहते हैं, ये जल में ही श्वसन कर पाते हैं. इनकी ये क्षमता है कि ये जल में ही अपना श्वसन की क्रिया को कर लेते हैं. Then the third thing is the aquatic animals and plants can live in water due to some special physical characteristics and this is known as adaptation. So we learned that here in this part that these aquatic animal and plants can live in water because they are having some special physical characteristic and this thing is known as adaptation. तो बच्चों हमने ये भी जाना कि ये जो जलीय पौधे या जंतु होते हैं ये जल में रह पाते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं के कारण और ये जो प्रक्रिया है कि हाँ उनकी वातावरण के अनुसार ही उनमें कुछ शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं. So dear students, we have finished our chapter 11 and in the next part of this chapter we will be discussing the practice question of this chapter. Till then, thank you for watching.